अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माइंडफुल हेवन चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम फारिया हनीफ है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और हेड ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट हूँ एट माइंडफुल हेवन साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, मैं आपको बताती चलूँ कि माइंडफुल हेवन चैनल की तरफ से एक लर्निंग सीरीज़ का आगाज़ किया गया है, जिसकी आज पहली वीडियो है। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द हिडन डेंजर्स ऑफ गेमिंग एडिक्शन इन यूथ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी आइंदा आने वाली लर्निंग वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलें आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। गेमिंग एडिक्शन एक ऐसा मौजू है कि जिसके बारे में बात करना और जिसे डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। मौजूदा डिजिटल दौर में गेमिंग न सिर्फ तफरीह का ज़रिया बनी है बल्कि नौजवानों की जहनी और जिस्मानी सेहत पर गहरे असरात डाल रही है। इस मौजू को समझना और इसके नुकसानात पर रोशनी डालना न सिर्फ पेरेंट्स के लिए बल्कि टीचर्स के लिए और ख़ुद यंगस्टर्स के लिए इंतहाई अहम है, ताकि हम मुस्तकबिल में बेहतर फ़ैसले कर सकें और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ा सकें। गेमिंग एडिक्शन से पहले हम समझेंगे कि एडिक्शन क्या होती है। एडिक्शन एक क्रोनिक डिसीज़ होता है जिसमें इंसान अपने ऊपर कंट्रोल खो देता है जब वो किसी सब्सटेंस के ऊपर यानी किसी केमिकल के ऊपर या किसी बिहेवियर अपनी किसी आदत के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देता है। इट इन्वॉल्व फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। यानी एडिक्शन एक ऐसी आदत को कहा जाता है कि जब इंसान फिजिकली जिस्मानी तौर पर और साइकोलॉजिकली यानी जहनी तौर पर किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दे, चाहे वो कोई केमिकल हो, कोई सब्सटेंस हो या कोई ऐसी आदत हो जिसके ऊपर इंसान डिपेंड करना शुरू कर दे। एक ऐसी आदत जिसे इंसान चाह कर भी नहीं छोड़ सकता एडिक्शन कहलाती है। एडिक्शन की हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, एक होती है केमिकल एडिक्शन जबकि दूसरी टाइप हमारे पास है नॉन केमिकल एडिक्शन। केमिकल एडिक्शन में ये होता है कि एक पर्सन जो है हमारे पास किसी सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देता है, जैसे कि ड्रग्स, हीरोइन, कोकेन, अल्कोहल या किसी और किस्म की कोई मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स। जबकि नॉन केमिकल एडिक्शन में इंसान किसी बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देता है, जिसमें हमारे पास गेमिंग एडिक्शन आती है, स्क्रीन एडिक्शन आती है, गैम्बलिंग आती है। यानी स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देना, ये गेम्स के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देना, साइकोलॉजिकली और फिजिकली हमारे पास एडिक्शन कहलाती है। अब हमारे पास आ जाता है इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर। जी हाँ, बिल्कुल। इंटरनेट गेमिंग या गेमिंग एडिक्शन बाकायदा तौर पर डीएसएम के अकॉर्डिंग हमारे पास एक डिसऑर्डर है कि जिसमें एक इंसान कंपल्सिव गेमिंग बिहेवियर में इंडल्ज हो जाता है। यानी कि वो बार बार एक ही गेम को खेलने के लिए उसे अर्ज हो रही होती है, उसे बार बार नीड होती है कि बार बार मैंने वही गेम जो है वो खेलनी है। उसके अलावा ये हमारी डेली लाइफ इम्पेयरमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, सच एस निगलेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यानी कि एक इंसान जो कि स्टूडेंट है या वो कोई प्रोफेशनल है, वो अपनी डेली लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो अवॉइड करना शुरू कर देगा और उनसे स्केप करना शुरू कर देगा। उसके अलावा सोशल विड्रॉल है, यानी कि सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो इंसान जो कि एडिक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है और स्पेसिफिकली गेमिंग एडिक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसका सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा इमोशनल डिस्ट्रेस है, यानी कि इमोशंस जो हैं वो बिल्कुल अनस्टेबल हैं और मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं। गेमिंग इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर जो है हमारे पास DSM-5 के अकॉर्डिंग एक रिकग्नाइज्ड डिसऑर्डर है, लेकिन इस पे फर्दर स्टडीज़ हो रही हैं। जो प्राइमरी इफेक्ट हम देखते हैं इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर में वो ये है कि ना सिर्फ एडोलेसेंट्स बल्कि यंग एडल्ट्स बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन से साइंस हैं जो कि ये प्रूव करते हैं कि अ पर्सन इज़ हैविंग इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर। सबसे पहले हमारे पास स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स प्लेइंग वीडियो गेम्स। यानी कि घंटों के हिसाब से एक इंसान जो है वो एडिक्शन में वो गेम्स में जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को है वो बिल्कुल निगलेक्ट कर रहा है। एटलीस्ट वो 8 से 10 घंटे सिर्फ गेम पे लगा रहा है और पर वीक जो है वो 30 घंटे गेम्स पे लगा रहा है। उसके अलावा जो हमारे पास साइन आता है वो है प्री ऑक्यूपेशन, यानी कि कॉन्स्टेंटली जो है वो गेम्स के बारे में सोच रहा है। इवन कि उसके पास फ़ोन नहीं भी है, वो गेम नहीं भी खेल रहा, लेकिन उसके दिमाग में थॉट्स चल रही हैं गेम से रिलेटेड। नेक्स्ट साइन हमारे पास आता है निगलेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़,
डिक्लाइन इन एकेडमिक, प्रोफेशनल एंड पर्सनल कमिटमेंट्स, यानी कि अगर तो वो स्टूडेंट है तो उसकी एकेडमिक लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, प्रोफेशनल है तो उसकी परफॉर्मेंस वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और उसके अलावा जो हमारे पर्सनल कमिटमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा अवॉइड की जा रही हैं, उसे निगलेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद अगेन हमारे पास सोशल विड्रॉल आ गया है, यानी कि वो इंसान जो कि 8 से 10 घंटे सिर्फ गेम पे लगा रहा है, तो उसका सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ना सिर्फ फ्रेंड्स से बल्कि अपनी फैमिली से भी जो सोशल इंटरेक्शन है उसका वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है इमोशनल डिस्ट्रेस, यानी कि इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं, इरिटेबिलिटी है, चिड़चिड़ापन है। उसके अलावा हमारे पास एंजाइटी आ जाती है, हर वक्त बेचैनी और घबराहट रहती है। उसके अलावा डिप्रेशन है, स्ट्रेस में रहते हैं जब गेम नहीं खेली जा रही होती, यानी कि कोई लेवल पास नहीं किया जा रहा, तो उस वक्त एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, या अगर अनेबल टू प्ले यानी कि इंटरनेट नहीं है उसकी वजह से गेम नहीं खेल पा रहे, तो उसमें भी हमारे पास क्या होता है कि एंजाइटी होती है, बेचैनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास हैं सिम्टम्स ऑफ इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन अकॉर्डिंग टू DSM-5। ये यानी वो तमाम सिम्टम्स हैं जिनके थ्रू साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जो हैं ये क्लासिफाई करते हैं कि ये इंसान गेमिंग एडिक्शन में इन्वॉल्व है या नहीं है। इन सिम्टम्स को जो कि DSM के अकॉर्डिंग है, इनको एज इट इज़ ना सिर्फ पढ़ा जाता है बल्कि एज इट इज़ साइकोलॉजिस्ट जो है अप्लाई करते हैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर। सबसे पहले सिम्टम हमारे पास आता है प्री ऑक्यूपेशन विद गेमिंग, यानी कि कॉन्स्टेंट थॉट्स हैं गेम के बारे में, इवन इफ अ पर्सन इज गेमिंग और नॉट गेमिंग, यानी कि अगर गेम नहीं भी खेल रहे तो फिर तब भी उसको कॉन्स्टेंट थॉट्स आ रही हैं गेम से रिलेटेड। गेम वाली जो टैब है वो उसके दिमाग में खुली हुई है और वो सिर्फ सोच रहा है कि गेम जो है मेरे सामने प्ले हो रही है। उसके बाद हमारे पास आता है विड्रॉल सिम्टम्स। अब विड्रॉल सिम्टम्स में ये होता है कि जब गेम नहीं खेल रहे तो तब क्या है कि इरिटेबिलिटी है, चिड़चिड़ापन है, उदासी है, एंजाइटी बेचैनी हो रही है कि मैं गेम क्यों नहीं खेल पा रहा। उसके बाद टॉलरेंस आ जाती है, स्पेंडिंग मोर टाइम गेमिंग। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिम्टम है कि अगर ये इस तरीके से होता है कि अगर एक इंसान ने 1 घंटे में पहली दफ़ा 3 लेवल्स किए हैं, तो अब उसके टॉलरेंस लेवल इंक्रीज़ हो गया। जब वो अगली दफ़ा आएगा तो उसे 1 घंटे में 3 से ज़्यादा लेवल्स करने हैं। ये उसकी अर्ज या उसकी जो नीड है वो बढ़ती जाएगी। और उसके बाद जो हमारे पास सिम्पटम आता है वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एक्टिविटीज़ और हॉबीज़। अब ऐसा नहीं है कि एक इंसान जो है वो गेमिंग खेल रहा है और वो बाकी एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छा है। बाकी एक्टिविटीज़ से उसका जो है इंटरेस्ट वो ख़त्म हो जाता है, उसकी तमाम हॉबीज़ से उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और वो सिर्फ़ और सिर्फ गेम के ऊपर अपना टाइम सारा जो है वेस्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंटिन्यूड एक्सेसिव गेमिंग डिस्पाइट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि वो पर्सन जो कि गेमिंग में इन्वॉल्व है उसे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो गेम को नहीं छोड़ा, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी वो गेम को नहीं छोड़ पा रहा। हालांकि उसकी आईसाइट भी वीक हो रही है और उसकी बाकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो रही हैं, लेकिन वो गेम को नहीं छोड़ रहा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिसेप्शन अबाउट द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड गेमिंग, यानी कि वो पर्सन जो कि इन्वॉल्व है गेमिंग एडिक्शन में, वो अपने आप से भी और अपने आसपास के लोगों से भी डिसेप्शन यानी झूठ बोलता है गेमिंग टाइम से रिलेटेड, यानी कि गेम में कितना टाइम जो है उसने स्पेंड किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजिंग गेमिंग टू एस्केप नेगेटिव इमोशन। ये बहुत हमारे पास मोस्ट कॉमन सिम्टम है, यानी कि लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव इमोशन से, अपनी एंजाइटी से या किसी सिचुएशन की वजह से अगर उन्हें गिल्ट आ गया है या उनमें रिलेशनशिप इश्यूज हैं या एजुकेशन से रिलेटेड कोई स्ट्रेस है, जॉब से रिलेटेड कोई स्ट्रेस है, उन तमाम चीज़ों से एस्केप हासिल करने के लिए वो गेमिंग में इन्वॉल्व हो जाती हैं और फिर वो घंटों के हिसाब से एक ही गेम जो है वो खेल रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कॉजेज ऑफ गेमिंग एडिक्शन। सबसे पहले हमारे पास बायोलॉजिकल फैक्टर आ जाते हैं। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं हमारे पास कि वो लोग जो कि गेमिंग एडिक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनमें जो हमारे पास डोपामिन हार्मोन होता है उसकी रिलीज बहुत ज़्यादा होती है और ये एक ऐसा केमिकल है जो कि प्लेयर और रिवॉर्ड के लिए काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि ये अपने पेनफुल इमोशंस, अपने गिल्ट, अपनी डेली लाइफ स्ट्रेस से एस्केप हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग हमारे पास गेमिंग के इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में ये है कि गेमिंग एडिक्शन जिन लोगों में कॉमन होती है उन लोगों में जो चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है वो ये है कि उनका सोशल
इंटरेक्शन नहीं है, उन्हें सोशल सपोर्ट नहीं मिलती और जो उनके सोशल कनेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं। उसके अलावा हमारे पास एसोसिएटेड कंडीशंस आ जाती हैं। एसोसिएटेड कंडीशन वो कंडीशन होती हैं जो कि गेमिंग एडिक्शन के साथ मोस्टली केसेस में होती हैं। सबसे पहले हमारे पास मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आ जाता है, यानी कि वो लोग जो कि गेमिंग एडिक्शन में इन्वॉल्व होते हैं कॉमनली उनमें डिप्रेसिव कंडीशंस भी होती हैं। उसके अलावा एडीएचडी यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, वो लोग जो कि एडीएचडी का शिकार होते हैं वो गेमिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उन्हें हर बार कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए होती है। लिहाजा वो क्या करते हैं कि 8 से 10 घंटे गेम के इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके अलावा ओसीडी के पेशेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा गेमिंग एडिक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। उन्हें भी ऑब्सेसिव बिहेवियर की क्योंकि कंडीशन होती है, तो वो बार बार एक ही गेम को खेल रहे हैं और बार बार अपनी जो अर्ज है, जो नीड है, उसे फुलफिल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल कॉजेज को देखेंगे जो कि गेमिंग एडिक्शन में होते हैं। सबसे पहले एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स जो हैं, जो चाहे वो वर्क से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी एकेडमिक लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, उन्हें अवॉइड करने के लिए लोग 8 से 10 घंटे एडिक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लो सेल्फ स्टीम, अब यहाँ क्या होता है कि गेम्स खेलने से आपको बड़ी इजीली रिवॉर्ड हासिल हो जाते हैं, वो रिवॉर्ड जो कि आपको रियल लाइफ में अवार्ड हासिल नहीं हो रहे होते। इसलिए लोग क्या करते हैं कि गेम्स खेलते हैं ताकि उनकी सेल्फ इस्टीम जो है वो बरकरार रहे। हालांकि वो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट होती है और वो उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिप्रेशन एंड एनजाइटी। अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए, अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए और नेगेटिव इमोशंस को कम करने के लिए लोग गेम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ताकि हम गेम खेलते रहें और हम भूल जाएं कि हमें किसी किस्म का कोई डिप्रेशन है या किसी किस्म की कोई एंजाइटी है। नीड फॉर कंट्रोल, अच्छा, अब कुछ लोगों में ये कंडीशन होती है कि वो चाहते होते हैं कि हम हर किस्म की चीज़ को या हमारे आसपास के लोग या हमारे आसपास की कंडीशंस, इन्वायरमेंट जो है उसे कंट्रोल करें। तो वो गेम में इन्वॉल्व हो जाते हैं ताकि वो तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेंस ऑफ अचीवमेंट। गेम में हमें हर थोड़ी देर बाद क्योंकि कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल रहा होता है, कोई ना कोई अचीवमेंट मिल रही होती है, तो अपनी सेंस ऑफ अचीवमेंट को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे लोग गेम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हालांकि ये फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सोशल आइसोलेशन। कुछ लोग वर्चुअल इंटरेक्शंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं अदर देन कि वो सोशली लोगों से इंगेज हों, इस वजह से क्योंकि उन्हें फियर ऑफ रिजेक्शन होता है और उनकी सोशल स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है न्यूरो साइंस ऑफ गेमिंग एडिक्शन। अब जब हम गेमिंग एडिक्शन की बात करते हैं तो दो हार्मोन्स हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास डोपामिन आ जाता है। डोपामिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे पास लिंक करता है रिवॉर्ड, प्लेजर और बिहेवियरल रीइंफोर्समेंट को। इस डोपामिन हार्मोन के थ्रू क्या होता है कि हमारा रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो रन होता है, हमें प्लेजर फील होता है, हमारी बिहेवियर रीइंफोर्समेंट होती है, यानी कि हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो दोबारा किस तरीके से अडॉप्ट होंगे, किस तरीके से हम बिहेवियर जो है उनको अडॉप्ट करेंगे और उन्हें दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे डोपामिन लेवल पे। अब डोपामिन जो है हमारे पास ट्रिगर होता है हमेशा एक्सटर्नल सोर्सेज से, जैसे कि कोई केमिकल है, कोई ड्रग है या वीडियो गेम्स जो हैं वो डोपामिन को रिलीज़ करती हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है कि ये हमारी बिहेवियर्स को है जो है वो रीइंफोर्स करता है, प्लेयर्स को बार बार इस अर्ज की तरफ लेकर जाता है कि वो एक गेम को दोबारा खेलें और रिपीटेडली उसी गेम में इन्वॉल्व रहें। सेकंड हमारे पास हार्मोन आ जाता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे इंटरनल सेटिस्फेक्शन पे काम करता है, हमारी सेंस ऑफ वेल बीइंग को इन्हेंस करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को और इमोशनल रेगुलेशन को, यानी कि हम किस तरीके से अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर इमोशंस को अडॉप्ट करते हैं। अब सेरोटोनिन में क्या होता है कि सेरोटोनिन में हमेशा इंटरनल वेलबींग और कॉन्फिडेंस होता है। जैसे कि अगर हम कोई ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, योगा में इन्वॉल्व हों, या समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलती है जब वो सनलाइट में बैठते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं।
तो सेरोटोनिन इज़ डिफरेंट फ्रॉम डोपामाइन, यानी कि डोपामाइन से हमें जहाँ खुशी मिल रही होती है, जहाँ हमें मज़ा मिल रहा होता है, वहीं सेरोटोनिन से हमें सुकून और इत्मीनान, यानी कि हमें सैटिस्फैक्शन मिल रही होती है, सेल्फ एश्योरेंस मिल रही होती है। अब क्या होता है कि जब हमारे पास सेरोटोनिन और डोपामाइन में इम्बैलेंस आ जाता है, तो फिर लोग एडिक्शन में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ वीडियो गेमिंग। सबसे पहले तो हमारी मेंटल हेल्थ वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है। कॉग्निटिव फंक्शनिंग, यानी कि इंसान की जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं, जो उसकी कॉग्निशन है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। उसका फोकस ख़राब हो जाता है, कंसंट्रेट करना जो है वो नहीं कर पा रहा होता है किसी भी काम में। डिप्रेशन है, एंग्जायटी है, एडीएचडी की कंडीशंस आना शुरू हो जाती हैं। ओसीडी की कंडीशन, यानी ऑब्सेसिव बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि सोशल स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाती हैं, और फीलिंग आइसोलेशन की फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट और लिमिटेड करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इंटेंशन नहीं है, किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे अदर देन जो गेम खेली जा रही है। चिल्ड्रंस जो हैं उनमें क्या होता है कि जब वो गेम नहीं खेल पा रहे होते, तो वो एग्रेसिव थॉट्स और बिहेवियर्स उनमें बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। एग्रेशन है, एंगर इश्यूज उनमें डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा वर्स्ट केसेस में हमारे पास क्या होता है कि लैक ऑफ हाइजीन है, यानी कि उन्हें वो पर्सन जो कि एडिक्शन में इन्वॉल्व है, उन्हें अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि वो लोग कहाँ बैठे हुए हैं और क्या खा रहे हैं। दे आर बिल्कुल वो एक रियलिटी से उनका कांटेक्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा होता है। उसके अलावा निग्लेक्ट ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि उनकी जो डेली लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो उन्हें अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और उनकी प्रायोरिटी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ गेम रह जाती है। अब स्टूडेंट है जो, उनमें क्या होगा कि उनकी परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएगी। प्रोफेशनल्स हैं तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा जो हमारे पास कॉज इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं वो है स्लीप, यानी स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। जब एक इंसान 8 से 10 घंटे सिर्फ दिन में गेम खेल रहा है, या रातों को भी जाग के अगर वो गेम खेल रहा है, तो स्लीप साइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। वेट बहुत ज़्यादा लोगों का देखा जाता है कि वो इम्बैलेंस हो जाता है। कुछ लोग वेट लॉस की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोगों का वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है ड्यू टू गेमिंग एडिक्शन। उसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा लोगों में शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब हम स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स देख लेंगे जो कि गेमिंग एडिक्शन से रिलेटेड है। सबसे पहले हमारे पास फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, यानी कि गुस्सा है और फ्रस्ट्रेशन है, जबकि इमोशंस नहीं वो मैनेज कर पा रहे, और जब गेम नहीं खेल पा रहे या गेम खेलने से अगर रोका जाए उन्हें, तो उनमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा है, हाइटन इरिटेबिलिटी है, यानी कि वो कंफ्यूज हैं और वो चिड़चिड़ापन है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि उन्होंने गेम के अलावा भी कोई काम करना है, या गेम को अगर वो छोड़ना भी चाह रहे हैं तब भी उनमें इरिटेबिलिटी है, वो नहीं छोड़ पा रहे। उसके अलावा जो चीज़ देखी जाती है वो है सोसाइटल आइडिएशन, यानी कि थॉट्स ऑफ सेल्फ हार्म। ना सिर्फ खुद से रिलेटेड सेल्फ हार्म की हमारे पास थॉट्स देखी जाती हैं, बल्कि दूसरों को भी हार्म करने की थॉट्स यहाँ पर मौजूद होती हैं। और इमोशनल डिस्ट्रेस है, गेम्स की वजह से भी स्ट्रेस जो है वो आना शुरू हो जाता है, और जब गेम नहीं खेली जा रही होती तो बड़ी इजीली लोग एक इंसान जो कि आइसोलेशन में भी है और जो इसका सोशल इंटरेक्शन भी नहीं है, जिसकी फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, तो फिर वो क्या कहता है, सुसाइडल थॉट्स की तरफ चला जाता है। फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि आइसोलेशन में क्या होता है कि वो हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि किसी तरह ये ना हो कि बाकी लोग लेवल्स जो है गेम के वो पास करना शुरू कर दें और मैं यहीं रह जाऊं। तो इसमें वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, हर वक्त बार बार गेम में इन्वॉल्व रहेंगे ताकि मैं जो है वो रिवॉर्ड और अचीवमेंट जल्दी हासिल कर लूँ। इरिटेशन है, रेस्टलेसनेस की फीलिंग है, बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं छोटी सी बात से भी, बहुत जल्दी वो हाइपर हो जाते हैं। इस्केपिंग रियलिटी, अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है, यानी कि रियलिटी से उनका कांटेक्ट ख़त्म होना यहाँ शुरू हो जाता है। वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को प्रेफर नहीं कर रहे होते, वो अपनी डेली लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निगलेक्ट कर रहे होते हैं और सिर्फ गेम के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। इम्पेयर्ड थिंकिंग है, यानी कि उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है।
जिसकी वजह से उनकी जो डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है और जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं वो ख़राब होना यहाँ पर शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है एंजाइटी, यानी कि एक इंसान जो कि 8 से 10 घंटे के गेम खेल रहा है, अगर उसे गेम नहीं मिल रही तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा उसमें बेचैनी है गेम ना खेलने की वजह से। डिप्रेशन है, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस है, यानी कि बहुत नाउमीदी है रियल लाइफ से, जिसकी वजह से वो गेम में इन्वॉल्व हो रहे हैं और एक्सेसिवली वो एक ही गेम को खेल रहे हैं और रियल वर्ल्ड के जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो उसे निगलेक्ट कर रहे हैं। सोशल विड्रॉल है, यानी कि जो उनका सोशल इंटरेक्शन है फैमिली से, फ्रेंड से, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है और उसे उन्होंने बिल्कुल ही साइड पे रख दिया है और आइसोलेशन की तरफ चले गए। लॉस ऑफ मोटिवेशन है, यानी कि किसी भी किस्म की कोई रियल लाइफ मोटिवेशन नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो रियल लाइफ में अचीव करना चाहें या रिवॉर्ड हासिल करना चाहें। उन्हें गेम की तरफ से इतने रिवॉर्ड मिल रहे हैं कि वो रियल लाइफ जो अचीवमेंट्स हैं उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाह रहे। गिल्ट है, नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, उनसे एस्केप हासिल करने के लिए वो गेम में एक्सेसिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब कुछ हम स्टैट्स डिस्कस कर लेते हैं। 50% ऑफ गेमर्स आर मेल एंड 48% ऑफ गेमर्स आर फीमेल अराउंड द वर्ल्ड। और अगर सिर्फ हम पाकिस्तान के स्टैट्स देखें तो 58.9% लोग ऐसे हैं यूथ में जिनमें लेवल ऑफ इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन पाए जाते हैं और ये इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे। अब जहाँ गेम्स की बात हो रही है तो पबजी इज़ द मोस्ट फेमस गेम अराउंड द वर्ल्ड एंड इन द पाकिस्तान ऑल्सो। पबजी जो है हमारे पास एक आयरिश वीडियो गेमर ने डेवलप की थी जिनका नाम ब्रेडन ग्रेन है और इन्होंने जो गेम का नाम रखा था दैट्स बैटल ग्राउंड्स। फुल फॉर्म ऑफ पबजी इज़ प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। ये एक ऐसी गेम है जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि वो एक दूसरे के साथ मिल के गेम खेल रहे होते हैं। एक शूटिंग गेम है, एक्शन गेम है, एक वॉयलेंट गेम है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये हमारे पास 2017 में मार्च 2017 में रिलीज़ की गई थी और तब से अब तक ये बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स में मकबूल है। इसके अलावा जो हमारे पास वॉयलेंट गेम है उनमें जीटीए है, पबजी है, जीटीए है, फ्रंटायर है, फ्री फायर है। इन तमाम गेम्स में जो चीज़ देखी जाती है वो ये है कि एक तो वॉयलेंट है, इमोरल है, एडिक्टिव नेचर है, यानी कि बार-बार खेलने की जो है वो अर्ज जो भी इंसान खेल रहा होता है उसमें आती है और जिसकी वजह से गेमिंग एडिक्शन में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और इनमें एक तो वॉयलेंट बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा न्यूडिटी है, वल्गैरिटी है, जिसकी वजह से कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ने इन्हें हराम डिक्लेयर किया हुआ है। जो चीज़ इन गेम में बहुत ज़्यादा बुरी है वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा इंतशार है, बहुत ज़्यादा ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, लोग जिसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब एक इंसान 8 से 10 घंटे इस तमाम न्यूडिटी को, वल्गैरिटी को, वॉयलेंस को देख रहा होता है, तो वो कैसे नहीं उसकी डेली लाइफ में इन्वॉल्व होंगी और वो कैसे नहीं उन्हें डेली लाइफ में इंट्रोड्यूस कर उनमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा। जो चीज़ इन गेम्स को और ज़्यादा ख़तरनाक बनाती है वो ये है कि ये खेलने वालों के रिवॉर्ड सिस्टम को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही हैं। यानी एक इंसान जो कि शूट कर रहा है और उस पे उसे रिवॉर्ड मिल रहा है, इसकी वजह से आपकी जो डेली लाइफ या आपकी जो रियल लाइफ है वहाँ पर आपका रिवॉर्ड सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो एडिक्शन गेम्स हैं उसमें एक हैमस्टर गेम है, यानी टैप करने से आपको एडिक्शन हो जाती है। उसके अलावा कैंडी क्रश भी बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, यानी कि अगर आप 8 से 10 घंटे दिन में कैंडी क्रश खेलते हैं तो आप गेमिंग एडिक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, अब हम कुछ केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक चाइनीज़ बॉय है जिसने क्या किया कि अपनी ही घर की छत की बिल्डिंग से वो कूद गया सिर्फ़ ये देखने के लिए कि क्या रियल लाइफ़ में भी इंसान जब छत से कूदते हैं तो क्या वो सर्वाइव कर जाते हैं या नहीं। इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू पता चला कि ये बच्चा जो है वो पबजी की वीडियो गेम में इन्वॉल्व था और ये कॉन्सेप्ट भी उसने वहीं से लिया था। नेक्स्ट हमारे पास एक दिल्ली की हमारे पास केस स्टडी है
जिसे मैं थोड़ा-सा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी ताकि हमें पता चल सके कि सिर्फ़ गेमिंग एडिक्शन के थ्रू किस तरीके से लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। यहाँ पर हमारे पास एक 19 ईयर का लड़का है जो कि गेमिंग एडिक्शन में इन्वॉल्व होता है। वो सबसे पहले क्या कर रहा था कि अपनी क्लासेस बंक कर रहा था और उसने अपना एक रेंट पे घर लिया हुआ था और वहाँ जाकर वो अपनी जो गेम्स की अर्ज थी उसे पूरा करता था। पहले तो सिर्फ़ वो गेम खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद वो अल्कोहल कंज़म्पशन में भी इन्वॉल्व हो गई उसी रेंटेड रूम के थ्रू। अब इस सारी कार्रवाई से जो कॉन्सिक्वेंस निकलता है वो ये है कि उस बच्चे ने मर्डर किया ना सिर्फ़ अपने पेरेंट्स का बल्कि अपनी सिस्टर का भी। वो सिस्टर जो कि इसकी इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स तक पहुँचा जाती थी। तो गेमिंग एडिक्शन की वजह से ये तमाम एक्टिविटी हुई है और बच्चे के इतना असरअंदाज़ गेम्स ने किया कि उसने अपने घर के मौजूद 3 लोग जो हैं उन्हें मार दिया। तो ये एक ख़तरनाक बात है, ना सिर्फ़ बच्चों के लिए जो कि गेम खेल रहे हैं, बल्कि यहाँ पेरेंट्स के लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जब गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग कितनी ज़रूरी हो जाती है। इसी तरह हमारे पास कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड केस स्टडीज़ हैं, जिसमें हमारे पास इसी तरह एक बच्चे ने अपने ही किसी रिलेटिव का मर्डर कर दिया, ये सोचकर कि गेम की तरह शायद वो दोबारा ज़िंदा हो जाएँ। यहाँ ये बात बहुत समझने वाली और बहुत ज़्यादा सोचने वाली है कि किस तरीके से हमारे पास ना सिर्फ यंगस्टर्स बल्कि छोटे बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं गेमिंग एडिक्शन में और वो इस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे हैं। अब लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स बताती चलूँ, कुछ स्ट्रैटेजीज़ पेरेंट्स के लिए कि जिनके थ्रू आप बच्चों को गेमिंग एडिक्शन में इन्वॉल्व होने से रोक सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये है कि हम स्क्रीन टाइम की जो है वो लिमिट बना दें, यानी कि क्लियर और कंसिस्टेंट हमारे पास स्क्रीन टाइम लिमिट हो। उसमें ऐसा ना हो कि 4-4 घंटे या 5-5 घंटे बच्चों को स्क्रीन टाइम अलाउ किया जाए, बल्कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बच्चों को अलाउ किया जाए। वो सिर्फ़ उसी टाइम पे स्क्रीन को यूज़ करें, वो सिर्फ़ उसी टाइम पे गेम खेलें और उसके बाद वो अपनी डेली लाइफ़ एक्टिविटीज़ करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इनकरेज किया जाए बच्चों को हॉबीज़ की तरफ और आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ। अब इसमें ये है कि आपने बच्चों को ज़बरन तौर पे नहीं कहना कि आपने जिम जाना है या आप स्विमिंग में इन्वॉल्व हो जाओ या आप क्रिकेट में इन्वॉल्व हो जाओ। यहाँ आपने ये देखना है कि वो हॉबीज़ जो कि बच्चों में जिनसे बच्चों को खुशी मिलती है, जैसे कि अगर किसी बच्चे को बेकिंग करने से खुशी मिलती है, तो आपने गेम की एडिक्शन ख़त्म करने के लिए उन्हें उस हॉबी में इन्वॉल्व करना है, जिससे उसे खुशी मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चिल्ड्रन में स्पेशली उन्हें उनकी एज के एप्रोप्रिएट गेम्स जो हैं, वही खिलाई जाएँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कम्युनिकेट ओपनली। पेरेंट्स के लिए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बच्चों की गेमिंग हैबिट्स या जो उनके गेमिंग इंटरेस्ट हैं उनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करें, उनसे डिस्कस करें कि उनकी कौन-सी गेम्स जो हैं वो उन्हें पसंद है और कौन-सी गेम्स उन्हें पसंद नहीं है। एजुकेट किया जाए बच्चों को गेमिंग एडिक्शन से रिलेटेड और उन्हें बताया जाए कि गेम अगर टाइम लिमिट ज़्यादा हो जाए तो किस तरीके से ज़िंदगियों में असरअंदाज़ होती हैं। उसके अलावा हमारे पास है कि ना सिर्फ फैमिली से बल्कि फ्रेंड्स से जो है वो सपोर्ट हासिल की जाए कि अगर आप गेमिंग एडिक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि प्रोफेशनल से हेल्प ली जाए। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं, थेरेपिस्ट मौजूद होते हैं जो कि बच्चों को गेमिंग एडिक्शन से जो कि बच्चों को गेमिंग एडिक्शन के लिए ट्रीट करते हैं। आई होप कि आपको आज का हमारा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आप भी गेमिंग एडिक्शन में इन्वॉल्व हैं या आपके किसी फैमिली मेम्बर या जानने वाला कोई गेमिंग एडिक्शन में इन्वॉल्व है, तो स्क्रीन पर मौजूद हमारे नंबर पर कांटेक्ट करें और अपॉइंटमेंट बुक कराएं ताकि हम आपको इन तमाम प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट दे सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।